नमस्कार दोस्तों, दूरदर्श के इस चैनल में आपका स्वागत है। चकबंदी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 का ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये वैसे उस समय पेपर नहीं मिलते थे तो स्मृति के आधार पे बनाया गया, और इनमें से कई क्वेश्चन अगर रिपीट हो जाते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अभी 19 जून को है, तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि मोटिवेशन बना रहे। और सभी जितने भी मैंने वीडियो दिए हुए हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका PDF है, उसको मैं टेलीग्राम चैनल में लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में जो दे रखा है उसमें मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हो। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले ये क्वेश्चन जो रहता था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पहले वीडियो में रिपीट किया था कि 60 क्वेश्चन होते थे, 60 क्वेश्चन होते थे, और वो सेक्शन वही रहता था, हिंदी, मैथ्स, जनरल नॉलेज और ग्रामीण परिवेश। लेकिन इसमें 15-15 क्वेश्चन होते थे, जो अब 25-25 हो चुके हैं। तो हिंदी से शुरू करते हैं। हिंदी की भाषा किस लिपि में लिखी गई है? तो वो है देवनागरी लिपि में, जिसमें कि स्वर एवं जो है वो मतलब 11 स्वर हैं और 41 व्यंजन हैं। नेक्स्ट है, जो अच्छे कुल से उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं कुलीन। खूब लड़े मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी में मर्दानी शब्द का मतलब जो होता है पुरुषत्ववान। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग दही है, दही गिर गया या दही खट्टा है, ऐसा करके आप चेक कर सकते हो। अन्य सभी स्त्रीलिंग हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे की रचना जो की थी वो सूरदास जी ने की थी विरह वेदना में। ईद का चांद होने का मुहावरों का मतलब हो जाता है दुर्लभ दर्शन, दुर्लभ होने। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें अंतर्निहित जो है वो शुद्ध है, बाकी सभी गलत हैं। उत्थान में आधा ता होना चाहिए, ईर्ष्या में आधा सा होना चाहिए, और इच्छा में इच्छा जो होती है उसमें आधा शा होता है। इस तरह से करके अंतर्निहित जो है वो शब्द सही है। आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रयोग किया। श्रवण कुमार का मतलब ये है कि जातिवाचक है, ये जातिवाचक है इसमें संज्ञा। स्वतंत्र भारत की राष्ट्र लिपि है तो वो देवनागरी है। वैसे भी हिंदी की लिपि देवनागरी है, और इसका जो विकास हुआ वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और ये जो है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। सौदामिनी का पर्यायवाची जो है सिलीमुख, जो कि, और ये सिलीमुख मतलब पर्यायवाची नहीं है। सिलीमुख जो है वो भ्रमण और बाण का पर्यायवाची है, जबकि सौदामिनी मतलब होता है बिजली, चंचला, क्षण प्रभा, विद्युत, ये सारा जो होते हैं वो सौदामिनी के होते हैं। सिलीमुख, भ्रमण, चिंकरी, ये सारे जो होते हैं वो भ्रमर के होते हैं। शलाका शब्द का तत्सम जो है वो सलाई है। इसी तरह सर्प का सांप, और श्यामल शब्द का सांवला तत्व होता है। नेक्स्ट है, निष्काम का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो निह धन काम हो जाता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य छांटिए, तो उसमें हो जाता है हमारे लिए कोई काम नहीं है, हमारे से कोई काम नहीं होता। हमारे से कोई काम नहीं होता जो है ये वाक्य अशुद्ध है। हमारे से के स्थान पे होगा हमसे, और सारे सही हैं। निम्नलिखित में से लक्ष्य शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो वो निशाना, उद्देश्य और ध्येय तीनों हैं, लाभ नहीं है। बोधगम्य का विलोम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो बोधगम्य का विलोम बोध्य नहीं है। गूढ़, दुस्सा और अम्बोधगय, ये सारे हैं, विलोम हैं। नेक्स्ट है, अब सामान्य ज्ञान आ गया 15 क्वेश्चन के बाद। तो सामान्य ज्ञान जीके में उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस है, जबकि राष्ट्रीय पुष्प पलाश और राजकीय वृक्ष जो है वो अशोक है। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रतिपादक जो हैं वो श्री रविशंकर हैं। क्रिकेट के पिच की लंबाई जो है वो 22 गज होती है।
अर्थात 20.12 मीटर होती है, यानी 20.12 मीटर होती है, 1-2 मीटर होती है। अंधों के लिखने के लिए किस लिपि का आविष्कार जो किया गया था वो किया गया था लुई ब्रेन ने किया था, और लुई ब्रेन ने ब्रेन लिपि का किया हुआ था 1821 में किया था, और ये फ्रांसीसी थे। रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से। राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। सी इज़ द राइट आंसर। सॉरी, राज्यपाल को पद की शपथ दिलाई जाती है तो वो दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पर शपथ जो है वो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो सैयद अहमद खान ने चलाया था, 1875 में चलाया था। और किस वर्ष में हुगली नदी के तटों पर देश का पहला अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया था? 1629 में किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। किसके बीच सलाबाई की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? तो ये हुए थे मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुए थे, 1782 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी एनी बेसेंट, 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। और पहले जो अध्यक्ष थे, संस्थापक ए ह्यूम थे, जबकि प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। प्रथम महिला एनी बेसेंट थी। इस तरह से आपको याद रखना है। भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, 1947 में। कौन सत्यमेव जयते का स्रोत जो है मुंडकोपनिषद है, और उसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा मरुस्थल है, और ये अफ्रीका में है। इतिहास का जनक के तौर पर जाना जाता है हेरोडोटस, 5वीं सदी में। अब सिली पॉइंट किस में होता है? तो क्रिकेट में होता है। गली सिली पॉइंट क्रिकेट से जुड़ा है। अब है ग्रामीण परिवेश से फसल चक्र किसे कहते हैं? तो विभिन्न फसलों के क्रमिक कृषि को कहते हैं। नीली क्रांति का संबंध है? तो नीली क्रांति का तिलहन से संबंध है। चकबंदी किसे कहते हैं? खेतों के टुकड़े को विमुक्त होने से रोकने के लिए संचयित करना, यानी छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह करना चकबंदी कहलाता है, ताकि मैक्सिमम बेनिफिट किया जा सके, इजीली एग्रीकल्चर फार्मिंग की जा सके, खेती की जा सके, इसलिए किया जाता है। रेड रॉट रोग जो है वो गन्ना का है, और सर्वाधिक गन्ना जो है वो ब्राज़ील में, सेकंड नंबर पे इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है। और जो ये है ये खरीफ की फसल है। सॉरी, खरीफ की फसल कौन सी है निम्नलिखित में से? तो ये चावल होती है, और शेष जो चना, जौ, गेहूँ जो है वो रबी की फसल है। कंटूर विधि से खेती कहाँ की जाती है? तो ये पहाड़ों पे की जाती है, और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में झूमिंग कृषि होती है। भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1904 में हुई थी, और ये कुटीर उद्योगों के लिए हुआ था। किस क्षेत्र का औसत जलवायु को जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका योगदान है? तो किसी क्षेत्र की औसत जलवायु जानने के लिए वहाँ की वृक्षों की संख्या अगर देख लेंगे क्योंकि तो उससे पता चले किसी क्षेत्र की औसत जलवायु जानने के लिए वायु एवं की गति एवं आर्द्रता का योगदान होता है। तो इसमें ये है कि किस का, तो इसमें वृक्षों की जो संख्या है उसके आधार पर नहीं होता है, नहीं केवल ऑप्शन है, तो किस में नहीं होता? तो इसका मतलब होता क्या है? वर्षा, वायु की गति, आर्द्रता, इन सब से। और ये UPPCS में अभी रिसेंटली 2019 में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है जिसमें कि ह्यूमिडिटी जो होती है और रेनफॉल होते हैं और विंड की जो वेलोसिटी होती है, तीनों डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं किसी भी जलवायु को जानने के लिए। नेक्स्ट है,
अर्पणा किस फसल के प्रकार है? तो वो है मटर का। अन्य प्रजाति जो मटर की हैं वो है सपना, पूसा और प्रगति। नेक्स्ट है, ग्रामीण बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की योजना को जो रूप दिया गया वो भारत निर्माण दिया गया है, रूप दिया गया है, और 16 दिसंबर 2005 में इसका शुभारंभ हुआ था। एक वर्ष में किसी निश्चित भूमि पर एक ही फसल उपजाना जो कहलाता है एकल संस्यन, और ये काफ़ी हानिकारक होता है, क्योंकि जैसे गेहूँ उगा रहे हैं तो गेहूँ उगा रहे हैं तो इसे एकल संस्यन कहते हैं, जबकि सस्य गहनता या बहुसस्यन जो होता है वो फसल की उपजाऊ फर्टिलिटी को बराबर रखता है, अच्छा रखता है। लूनाश्री जो है वो धान की फसल है। पूसा 33, बाला, सांकेत, गोविंद, कावेरी, सरजू, महसूरी, जया, रत्ना, ये सारी धान की फसल हैं। ग्राम पंचायत क्या है? तो स्वायत्त शासन की एक इकाई है। आर्टिकल 243 के खा के अधीन गठित की गई है संविधान में। पूसा बेकर की एक नई प्रजाति जो है वो गेहूं की है। ICAR ने इसको अभी डेवलप किया है, विकसित किया है। HI 1500, पूसा बेकर, MP 4010, HS 420, HS 335 ये भी विकसित की गई हैं। नेक्स्ट है, भारत में जीवाश्म खेती की शुरुआत कब की गई थी? तो अक्टूबर 2004 में की गई थी, और नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत की गई थी 2004 में। नेक्स्ट है, तो इस तरह से ये अब सामान्य गणित के क्वेश्चन आ जाएंगे 15। अब 400 का 1/8 और 200 का 2/5वां भाग में से कौन सा कम है? तो 400 का 1/8 सिंपली निकाल लेंगे, तो डिवाइड करेंगे 400 को 8 से तो 50 आ जाएगा, और 200 को करेंगे 5 से तो 20, और मल्टीप्लाई बाय 2 80 आ जाएगा। तो कौन सा कम है? तो जाहिर सी बात है 400 वाला कम है। या इसमें ये है कि कितना कम है, ये कितना कम है, इससे दोनों से पूछा गया, तो 30 कम है, दोनों को माइनस कर देंगे। मोहन ने 20 रुपये प्रति दर्जन में 5 दर्जन जो है वो अंडे खरीदता है, और 7 अंडे टूट जाते हैं, तो उसकी प्रतिशत हानि कितनी हो गई? तो एक अंडे का मूल्य निकाल लेंगे, अगर 20 रुपये प्रति दर्जन है तो 20/12 से एक अंडे का मूल्य निकाल लेंगे। अब इसी तरीके से 5 दर्जन अंडे का मूल्य जो निकाल लेंगे, तो वो निकाल लेंगे लगभग मल्टीप्लाई बाय 5 दर्जन का मतलब हो गया 12 5 या 60, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 100 रुपये निकल आएगा। अब 7 अंडे का मूल्य निकाल लेंगे, तो 20/7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 11 रुपये 67 पैसे आ जाएंगे। 7 अंडे के मूल्य अगर हमारे पास है तो यही हानि हो गई 7 अंडे की, और कीमत कितनी थी? कीमत थी 100 रुपीज़, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, परसेंटेज निकालेंगे, यही परसेंटेज 16.62 11.62 जो है ये हमारा लगभग जो आ जाएगा ये परसेंटेज में आ जाएगा। अब है ये 800 का 14%, तो 800 सीरीज़ बाद जिसका परसेंट निकालेंगे उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन 100 कर देंगे, कैलकुलेट कर लीजिए। तो 14 8 जा 112 आ जाएगा। इस तरह से है, पिता अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। 25 साल पहले पिता की आयु बेटे की आयु से 15 गुनी थी, वर्तमान में पिता की आयु कितनी होगी? तो सीधी सी बात है कि मान लेंगे कि पिता की आयु 3x है और पुत्र की आयु x हो जाएगी, तो पिता की आयु से अब प्रश्न के अनुसार जो कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि जो 25 साल पहले, यानी कि अगर पिता की आयु में से अगर 25 यानी 3x में से अगर 25 माइनस कर देंगे, तो जाहिर सी बात 25 साल पहले बेटे की आयु में से भी तो दोनों तरफ 25 माइनस कर देंगे, तो बेटे की आयु जो है वो है 15 गुनी करने में पिता की आएगी, तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, आंसर 87.5 आ जाएगा वर्तमान आयु पिता की। और बेटे की अगर पूछी जाती है तो क्योंकि ये पिता की वर्तमान आयु है तो 12 से डिवाइड कर देंगे तो बेटे की आ जाएगी, 3 से डिवाइड कर देंगे तो बेटे की आ जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम या सैम की आयु जो है कि राम और श्याम की कुल आयु सैम की और टॉम की कुल आयु से 12 अधिक है, तो राम से टॉम कितना छोटा है, ये निकालना पड़ेगा। तो प्रश्न में राम प्लस श्याम इक्वल्स टू सैम प्लस टॉम प्लस 12 आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है।
तो तो इससे दोनों को हम इक्वेशन को, और दूसरा है जो राम है वो टॉम प्लस 12 आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाता है कि 12 वर्ष छोटा है। नेक्स्ट है 800 का 3/4 900 है के 2 में से कितना बड़ा होगा। तो 800 का 3/4 निकाल लेंगे और 900 का 2/10 निकाल लेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये देखिए यही किया गया है। 8 का 3/8 का 3/4 निकालेंगे 600 आ जाएगा, और 9 का 2/10 निकाल दिया तो ये 180 आ जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे 420 आ जाएगा। नेक्स्ट है एक व्यक्ति बिक्री कर सहित एक मोटरसाइकिल 50,440 रुपीज़ में ख़रीदता है। यदि बिक्री कर की दर 4% है तो मोटरसाइकिल की मूल लागत को ज्ञात करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस जो है वो दे रखा है, गिवन है, बिक्री मूल्य 50,440, और बिक्री जो कर है वो 4% है। तो सीधी सी बात है, इसका फॉर्मूला जो होता है कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस 100 प्लस सेल टैक्स। तो इससे आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो इजीली। नेक्स्ट है किसी डाटा में विभक्त किसी डाटा के निश्चित सेट का माध्य जो है वो 40 है, और उसी संख्याओं में एक नया जो माध्य निकाला गया, जब निकाल देते हैं अगर परिणामता संख्याओं का नया माध्य निकालिए जब 9 से बढ़ाया जाए और 7 से विभाजित कर दिया जाए। तो इसमें ये किया गया है कि अगर नया माध्य क्या निकलेगा, तो 40 में ही 9 बढ़ाया जाएगा, मतलब 9 ऐड कर दिया गया और 7 से डिवाइड कर दिया गया। तो अब नया माध्य क्या हो जाएगा, तो सीधी सी बात 49 डिवाइडेड बाय 7 जो कि 7 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपार्टमेंट में 654 मीटर लंबी परछाई डालती है। उसी समय उसके सामने खड़ा एक पेड़ 6 मीटर लंबी परछाई डालता है। यदि पेड़ 2 मीटर ऊंचाई का है तो अपार्टमेंट की ऊंचाई क्या होगी। तो 2 मीटर वाला जब अपना, सीधी सी बात है कि 2 मीटर वाला 6 मीटर दिखा रहा है, मीन्स इससे ये पता चल जाता है कि 1 मीटर को जो इस समय परछाई है वो 3 कर दे रही है, 3 गुना कर दे रही है। तो या फिर रियल जो है वो 1/3 हो जा रहा है। तो इसी तरीके से अपार्टमेंट की परछाई अगर है तो इसको भी 1/3 कर देंगे, तो 654 डिवाइडेड बाय 3 आप करोगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 एंड 3 8 जा 24, 3 7 20 एंड 3 8 218 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 संख्याओं का औसत जो है 8 है और 8 संख्याओं का औसत 6 है, दोनों का साथ कितना होगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 48 आ जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे 48, लेकिन याद रखना कि संख्याएं एक 6 है और दूसरी जो संख्या है वो 8 है। तो इसका मतलब 6 + 8 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14। तो दोनों को जब ये 48 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 14 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6 and 6/12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 17,500 में एक वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसको 21,700 में बेच देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। तो सीधी सी बात है, पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद 1700 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें लाभ निकल आएगा। देखिए यहाँ पे यही किया गया, माइनस किया गया है। अच्छा, इसमें ये चीज़ है कि इसमें डायरेक्ट प्रतिशत नहीं पूछा गया, लाभ कितना होगा, तो सीधी सी बात है आप माइनस कर दो, लाभ मिल जाएगा, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। अगर इसमें प्रतिशत ही पूछा जाता तो आप 17,500 से, जो कि कॉस्ट प्राइस है, उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो निकल आता। नेक्स्ट है, दूध और पानी 2 प्रकार के मिश्रण है। पहले मिश्रण के में 27 लीटर और 24 लीटर केवल दूध है। पहले मिश्रण के 27 लीटर में 24 लीटर दूध, केवल दूध, तथा दूसरे मिश्रण में 40 लीटर दूध है तथा 5 लीटर पानी है। कौन सा मिश्रण
है, दूध अधिक है। तो देखो पहले में जो है टोटल 27 है, तो 24 जो है वो लीटर दूध है, का मतलब पानी कितना है इसमें, 3 लीटर है पानी। तो 24/3 कर दो। ये पहला केस हो गया। नेक्स्ट केस है कि दूसरे में है कि 40 लीटर दूध है, 40 लीटर दूध है, और इसमें तो क्लियर कर दिया गया 5 लीटर पानी है। तो ये सेकंड केस हो गया। अब इसमें देखना है कि कौन से मिश्रण में दूध की अच्छी मात्रा है, तो जो डिवाइड करने पे जो मैक्सिमम आएगा 3 7 23, 8 जा 24। तो पहले वाले में 8 आ रहा है और 5 8 जा 40, तो दूसरे में भी 8 आ रहा है। तो दोनों में यानी कि इक्वल रेशियो है, तो इसका मतलब सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, यानी कि उनके एरिया कितना हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, गोले का मतलब है स्फीयर, तो स्फीयर का मतलब है 4πr², ये स्फीयर का है। तो पहला है, तो अब दूसरा दोनों का रेशियो पूछा गया है, तो 4π दूसरे का यानी कि R2 का स्क्वायर। अब R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब दोनों के स्क्वायर का रेशियो निकालना है आंसर। तो स्क्वायर का रेशियो का मतलब ये हो जाता है कि एक है 9, दूसरा है 16, दोनों का स्क्वायर करना था। तो दोनों का, और यहाँ पर ये R² 1 और R² 2, तो इसका मतलब अगर R² हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, अगर इसको हटा देते हैं तो ये हो जाएगा 3/4। 3/4 उसका रेशियो आ जाता है, आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ये कहा गया कि आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। तो सीधी सी बात है कि फिर से, अब ये R1 है तो इसी में फिर से 4/3πr³ और ये सेकेंड, तो इसमें भी ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें क्यूब निकालना है, तो R1 मीन्स R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब, यानी कि पावर 3। तो पहले हम रेशियो निकाल चुके थे, 3/4 का पावर 3 केवल निकालना है, तो ये हो जाएगा 27/64 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि किसी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो इसके लिए रेलगाड़ी जो है वो चाल बराबर दूरी कर दो। मीन्स पहले तो हम ये करेंगे कि क्योंकि यहाँ पर ये है सेकंड में है, तो ये किलोमीटर मीटर में है, तो पहले इसको कन्वर्ट कर देंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब 5/18 का भी मतलब ये है कि इसको भी आप ऐसे मत करो, 5 किलोमीटर पर आवर होता है। आवर का मतलब हो जाता है, अगर इसको सेकंड में चेंज करेंगे घंटे को, तो 3600, और इस किलोमीटर का मतलब हो जाता है 1000। तो 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, अब बचेगा 10/, तो ये हो जाएगा 2 5 जा और 2 18 जा, इसलिए हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। कन्वर्ट करने के बाद 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 सेकंड में, तो आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, ए और बी एक काम को कम से 45 और 40 दिन में और कर सकते हैं। एक काम को दोनों एक साथ कार्य अगर करते हैं किंतु ए जो है कुछ समय के पश्चात काम छोड़ देता है, शेष काम बी ने अकेले 23 दिन में समाप्त कर दिया। ए ने कितने दिनों में काम छोड़ दिया था, ये है। तो सबसे पहले ये है कि मान लेते हैं कि ए ने x दिन में काम छोड़ दिया था, तो x/45, क्योंकि वो इतने दिन तक उसने इतने दिनों में काम छोड़ दिया, और x + 23/40 ये b का काम हो जाएगा, और दोनों जो काम हो जाएंगे वो हो जाएगा वो =1, ऐसा कर लेंगे, और इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि आ जाएगी 9। तो इस तरह से ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो अभी मैंने 15 राजस्व लेखपाल 15 का और चकबंदी दोनों पार्ट का, और चकबंदी लेखपाल 2008 यानी 2008 के दोनों पार्ट यानी कि दोनों शिफ्ट के पेपर मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अभी चकबंदी लेखपाल का ही
2015 के भी दोनों पार्ट हैं जिन्हें मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इस तरह से जब अभी तक के जितने पेपर होंगे उनको मैं सॉल्व करवा दूंगा, तो आप उसको रिवीजन अगर करोगे तो क्वेश्चन आ सकते हैं। और कुछ बहुत ये भी आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, रिपीट होते हैं, रिपीट होने का भी फ़ायदा मिल जाएगा। और आपको ये भी आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, जय हिंद।